स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। आपको याद होगा सोमवार की रात एक पेचीदा मसला सामने आया था, जिसमें यह हुआ था कि बड़ी ब्रह्मना से 2 माइनर मिसिंग थे। एक लड़का एक लड़की बिल्कुल पड़ोसी थे, मिसिंग थे, लोग परेशान थे। और जो चीज़ें सामने आ रही थी वो ये था कि शायद उनका अपहरण हो गया है। हमने दूसरी सुबह जब वो बच्चे मिल गए, उन बच्चों से जाकर बात की। उन्होंने एक और कहानी सुनाई। उन्होंने कहा वैन आई थी, 4 लोग थे, हमें फैक्ट्री का रास्ता पूछा, हमें बिठाया, हमें ले गए, कटरा ले गए। मैंने पूछा कि आपने विरोध नहीं किया? उन्होंने कहा हमें डराया हुआ था। कहानी बिल्कुल प्लान की थी उन्होंने, पूरा बच्चों ने। वो 10, 12 और 13 साल के बच्चे बड़े होकर फिल्म की स्टोरी लिख सकते हैं, जो कहानी उन्होंने बताई मुझे। हालांकि ये कहानी चलने के बाद मुझे काफ़ी कॉल्स आए, जो लोग मुझे वॉच करते हैं। उन्होंने कहा कि जो छोटी बच्ची की बॉडी लैंग्वेज थी वो कुछ हजम नहीं हो रही थी, कुछ लग रहा था ऐसे। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी बड़ी ब्रह्मना पुलिस की, खासकर एसएसपी सांबा, एसडीपीओ बड़ी ब्रह्मना मोहिता शर्मा जी। रात को 12 बजे वो उस घर पे थे। मंशा साफ थी कि इन घर के चिराग वापस लौटाने हैं, और बड़ी उम्दा कोशिश की। चंद घंटों में बच्चे घर वापस आ गए, और सारा श्रेय जाता है सांबा पुलिस को। मेरे साथ फोन लाइन पे हैं एसडीपीओ बड़ी ब्रह्मना मोहिता शर्मा जी। मैम, आप सुन रही हैं मुझे? मैम, पूरा वाकया क्या था? क्योंकि जो पहले तस्वीरें सामने आई थी, जो पहली जानकारी सामने आई थी, बड़ी वो पेचीदा थी। ये कहा जा रहा था कि शायद ये अपहरण हो, लेकिन मुझे याद है मैंने आपको वहाँ देखा था रात को 12 बजे। एसएसपी सांबा को भी वहाँ देखा। आपने एसपी साहब ने मुझे कहा था कि हम बहुत पास हैं, जल्दी ही मसले को सुलझा लेंगे। पूरा वाकया क्या था मैम? जी, एक्चुअली 7 बजे के करीब मुझे पता लगा था पीसीआर के थ्रू कि 2 बच्चे मिसिंग हो गए हैं। तो मैं अभी जस्ट घर पहुंची थी कि मैं इमीडिएटली आई रश बैक, क्योंकि ये 2 बच्चों की एक तरह से किडनैपिंग का मामला सामने आ रहा था। और मैं उसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जब जितनी देरी होती जाती उतना हमें ये लग रहा था कि अगर एक्चुअली में किडनैपिंग हुई है तो वो किडनैपर हमसे दूर जा रहा था। तो इसलिए भी इमीडिएटली रश वहाँ पर सारे सीसीटीवी कैमरास हम देखने लगे। तो वहाँ पे ये खबर सामने आ रही थी कि 3 बच्चे थे जो एक साथ के लिए निकले थे, और उसमें से 2 बच्चे जो हैं वो मिसिंग हो जाते हैं, और एक बच्ची जो है वो ट्यूशन पहुंच जाती है। तो वो जो बच्ची थी जिसने एक आदमी को देखा था, उनसे आखिरी बारी बात करते हुए, तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी आई विटनेस वही थी। तो उस बच्चे से हमने पूछा ताकि वो हमें किसी तरीके से कोई क्लू दे दे। तो वो बच्ची तब तो कुछ नहीं बता पाई। बोल रही थी कि उन्होंने पहली बार वहाँ पे नई न्यूली कंस्ट्रक्टेड टाइल्स, उनको देखने के लिए वो वहाँ पे बच्चों ने लॉन्ग रूट जो है वो चूज किया, और इसलिए वो रास्ता बदल के पहली बार लंबे वाले रास्ते से निकले थे ट्यूशन के लिए। और वहाँ पे मंदिर के पास एक आदमी था जो उनसे रास्ता पूछने लगा, और उसके बाद फिर वो बच्चे जो है वो मिसिंग हो गए। तो हमें लगा कि वो आदमी जो है अब उसको ट्रेस करना हमें मुश्किल हो रहा था, कि कोई क्लू नहीं था, कोई सीसीटीवी कैमरा में किसी तरीके की कोई फुटेज नहीं आ पा रही थी। तो उस तरीके से जो है हम अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहे थे। माँ बाप से पूछ रहे थे कि उनकी किसी तरीके से किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं है, जिसने इस तरीके से कोई काम किया है कोई बदला लेने के लिए। बट यही करते करते इसी लाइन ऑफ प्रोसेस पे हम चल रहे थे कि वो छोटी बच्ची को अराउंड 1 बजे ऐसे याद आया कि कल परसों उनकी आपस में वो जो बच्ची मिसिंग हुई है उनकी बात हो रही थी कि हमें कटरा जाना है, हम अकेले बच्चे हम जाएंगे, हम कटरा जाने का प्लान करते हैं। तो ये तीनों बच्चे अकेले जाना चाहते थे कटरा वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पे क्या हुआ कि ये बच्ची ने एंड मोमेंट पे बाहर निकल गई कि नहीं, मैं अकेले नहीं जाना चाहती हूँ। तो उसको ये वाला वाकया एकदम से याद आया, तो उसने ये चीज मुझे शेयर करी। तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा क्लू हो सकता है हमारे लिए, कि हो सकता है वो बच्चे जो हैं वो कटरा के लिए निकल गए हों। तो हमारे को एक लीड मिली, हम उसके लिए चल पड़े, और वैसा ही हुआ कि हमने वहाँ पे IFS ऑफिसर हैं विवेक वर्मा सर, वो एडिशनल CEO है श्राइन बोर्ड वैष्णो देवी के। हमने उनको बताया, मैंने DSP भवन को बता दिया गया,
वहाँ SHO को बता दिया गया, तो इन सबको वहाँ इन्फॉर्म कर दिया गया, उनकी फोटो सर्कुलेट हो गई। तो वहीं से फिर मेरे पास यही न्यूज वगैरह जो है सोशल मीडिया पे थी इन बच्चों के बारे में। तो वहाँ पे किसी ने, जो 2 आर्मी ऑफिसर्स हैं, उन्होंने देखा इन दोनों बच्चों को, आइडेंटिफाई किया और इन्होंने फिर हमें कांटेक्ट किया, तो हम इन बच्चों को फिर लेकर आए घर से। तो मैम, आपने जब बच्चों से जब लेके आ गए उसके बाद पूछा कि क्या वो किस तरह से गए थे, तो क्या बताया उन्होंने कि क्यों गए? वो खुद से गए थे? जी, वो खुद से ही गए थे, उन्होंने मेटाडोर पकड़ी थी और उनको बस एक्साइटमेंट थी वहाँ जाने की, दर्शन करने की, क्योंकि उनके शायद कोई रिलेटिव कुछ दिन पहले ही वैष्णो देवी होकर आए थे, वो आज तक नहीं गए थे। तो बस बच्चों मतलब एक इनोसेंट वे में वो अपना इस तरीके से वो निकल गए, सिर्फ दर्शन करने की इंटेंशन से। जी जी, मैं मुबारकबाद दूंगा सांबा पुलिस को, खासकर आपको, SSP सांबा को। मुझे पता है रात के वो 12 बजे थे, आप अपनी ड्यूटी को किस तरह से अंजाम दे रहे थे, और तभी हमने कह दिया था, हम रिपोर्ट कर रहे थे, हमने कह दिया था कि ये केस ज़्यादा दूर नहीं है, जिस तरह से पुलिस काम कर रही है। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारक, जो आपने चंद घंटों में। जी जी, शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, थैंक यू। तो ये कहानी थी जनाब, इसलिए मैंने कहा वो बच्चे, उनका फ्यूचर ब्राइट है। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिलेगा उनको, वो ज़बरदस्त राइटिंग, ज़बरदस्त कहानियाँ लिखेंगे। उन्होंने कहानी लिख डाली 12-13 साल की उम्र में। और जब मुझसे उन्होंने बात की, उस बेटी ने मुझसे बात की जब, बड़ी कॉन्फिडेंट, वैन आती है, 4 लोग होते हैं, हम लोग बैठते हैं, हमें ले जाते हैं। मैंने पूछा आप डरे नहीं, आपने शोर नहीं मचाया? नहीं, उन्होंने हमें डराया हुआ था। आपको छोड़ क्यों दिया? उन्होंने इसलिए छोड़ दिया, पुलिस को पता चल गया था। क्या दिमाग है, क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड है, मानना पड़ेगा। फ्यूचर ब्राइट है इन बच्चों का, लेकिन उन माँ बाप से कहूँगा जनाब थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए, ऐसा ना हो कोई और ही इतिहास लिख डालें जो पढ़ने में मुश्किल हो जाए। क्योंकि 12-13 साल की उम्र में आपको थोड़ा इनको समझाना पड़ेगा। ये गनीमत थी जो पुलिस अलर्ट थी, जो वहाँ के SSP सांबा, SDPO बड़ी ब्रह्मना, इनकी कार्य प्रणाली, इनकी जो पॉलिसी थी वो काम कर गई। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, हर बार ऐसा नहीं होगा। आपको उनको समझाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। अब एक और मुद्दा है यहाँ पे, वो कैप्शन में आपने देख लिया होगा, आपको याद होगा सुकेतर से हमने एक आदमी को रेस्क्यू किया था, लेटा हुआ था वो। शायद आज तक वहाँ होता तो शायद मुश्किल हालात होते, नहीं रहता। इतनी सर्दी में भूखा प्यासा था वो, आपको याद होगा। सुकेतर से रेस्क्यू किया गया था, राहिल साहब सामने आए थे, राहिल साहब की गाड़ी में उनको वहाँ सुकेतर से रेस्क्यू किया था और कठुआ पहुंचाया गया था। लाइफलाइन सेंटर, रिहैब सेंटर है, अनूप बलोरिया साहब उसको रन करते हैं। उन्होंने कहा था आप मेरे पास ले आओ, क्योंकि इनिशियल स्टेज में इसको ट्रीटमेंट चाहिए, दिमागी इलाज चाहिए, वो हम करवा देंगे। तब से लेकर आज तक वो कठुआ के लाइफलाइन सेंटर, रिहैब सेंटर में है, अनूप बलोरिया जी की देखरेख में। लेकिन अब वक्त हो गया है, जो ट्रीटमेंट उसको मिलना था वो मिल गया। अब वो इतना स्टेबल है कि रह सकता है, अपनी देखभाल कर सकता है, लेकिन उसको वहां से शिफ्ट करना पड़ेगा आप, क्योंकि वो रिहैब सेंटर है, वो रिहैब सेंटर है। हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर अनूप बलोरिया जी, ये लाइफलाइन सेंटर के रन करते हैं। अनूप जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार अनूप जी। अनूप जी, पहले सबसे पहले ये बताएं, उस आदमी का नाम क्या रखा है आपने? सर वो स्टार्टिंग में तो नाम कुछ अपना बोलता नहीं था, हमने उसका फाइल पे नाम बॉबी रखा था, बॉबी इंसान। बॉबी इंसान, हाँ, बहुत बढ़िया नाम रखा। क्योंकि वो बोलने लायक नहीं था, कुछ बोलता ही नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका मेडिसिन स्टार्ट किया, डॉक्टर साहब ने थोड़ा ओरिएंटेशन में आया। फिर अभी अपनी वो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करता है और अच्छी सेहत बन गई है, चलने फिरने लायक हो गया है। तो फिर अभी वो बताता है कि उसका नाम आमिर है और वो समस्तीपुर बिहार से है। तो अभी भी कंफ्यूजन रहता है उसका, कभी वो मुरादाबाद बोलता है, कभी वो समस्तीपुर बोलता है। तो फाइनली मैंने अभी 2 मिनट पहले मैंने एसपी साहब से बात की थी, समस्तीपुर एसपी साहब से। तो फिर मैंने इसकी डायरेक्ट उनसे बात करवाई, तो ये कहता जी मैं
गाजीपुर का हूँ, मतलब ही इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई हिज प्रॉपर प्लेस। तो अब बाकी इसका जो रहना सहना है अभी ये वो ठीक है, ये जितना ट्रीटमेंट हमसे हो सकता था हमने कर दिया है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब इस हालत में है अनूप साहब कि इसको शिफ्ट कर दिया जाए? जी सर, एग्जैक्टली। हाँ, अभी इसको यहाँ से शिफ्टिंग चाहिए क्योंकि हमारे पास इससे आगे का प्रोसीजर कुछ है नहीं है। एब्सोल्युटली। अनूप साहब आपने जो शुरुआती दौर में जब उसको रेस्क्यू किया गया था बड़ी बुरी हालत में था, वो बहुत बुरी हालत में था, मुझे पता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप साहब, आपने ये एक नोबल कॉज किया है, एक इंसानियत के आपने बहुत बढ़िया काम किया है, आपने उसको स्टेबल बना दिया। मुझे लगता है अब इसको शिफ्ट कर देना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम वहाँ से उनको निकाल कर कहीं और शिफ्ट कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने मदद उस वक्त हमारे साथ की। थैंक यू जी, थैंक यू अनूप साहब। अब सवाल ये है कि रिहैब सेंटर वालों ने अपना काम कर दिया, लाइफलाइन सेंटर वालों ने अपना काम कर दिया, उसको अंजाम दे दिया। अब आगे क्या? अब इस आदमी को आगे क्या, कहाँ जाएगा? इसको एक छत चाहिए, खाना चाहिए, वो हाथ चाहिए जो उसको संभाल सकें। देयर इज ओनली वन ऑप्शन एंड दैट इज रैन बसेरा। क्योंकि ऐसे लोगों के लिए हमारे पास प्रावधान बड़े लिमिटेड हैं, बहुत लिमिटेड, और जो हैं भी हैं वो कहते हैं कोविड चल रहा है, मरने दो इनको बाहर, हम नई एडमिशन नहीं कर सकते। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रन करता है रैन बसेरा को, यही ऑप्शन है। अगर ये ऑप्शन भी हमारे पास ना हो तो आप समझ लीजिए ऐसे इंसान का क्या करेंगे हम। कहाँ हैं ह्यूमन राइट्स वाले, कहाँ हैं वो लोग जो इंसानियत का दम भरते हैं? कहाँ हैं वो लोग जब मजहब के नाम पर कोई बात सामने आती है तो जिंदाबाद मुर्दाबाद कहकर सामने आ जाते हैं? कोई है जनाब? मैंने देखा है राजनीति हुई देखी है, धर्म पे राजनीति, सियासत देखी है मैंने, क्योंकि वो बिकती है, हाथों हाथ बिक जाती है। लेकिन ये इंसान, कोई ऑप्शन है हमारे पास? रिहैब सेंटर वालों ने अपना काम कर दिया, उसको इतना स्टेबल बना दिया, अब आगे क्या? आगे रैन बसेरा। अब पता नहीं रैन बसेरा इसको अडॉप्ट करता है या नहीं। फोन लाइन पे है मोना जी, ये रैन बसेरा का हिस्सा है एक। मोना जी, आपको आवाज आ रही है? यस सर। मोना जी, आपको याद होगा तब भी आपने मुझे फ़ोन किया था, आपने कहा था इसको यहाँ पे ले आओ। मैंने कहा था कि पहले ये रिहैब सेंटर जाएगा, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि इसको थोड़ा स्टेबल हो जाए, थोड़ा मानसिक संतुलन इसका ठीक हो जाए। वो वक्त हो गया, अब वो ठीक है। तो क्या रैन बसेरा इसको अडॉप्ट करेगा? जी सर, पहले तो आपका और स्टेट सेंटिनल का धन्यवाद। दूसरा सर, हमने उसी समय आपको बोला था कि हम इनको रेस्क्यू करने के लिए रेडी है, बट आपने बोला ये थोड़ा अभी स्टेबल नहीं है, इनका थोड़े ठीक नहीं है, इनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो यहाँ जब ये ठीक हो जाएंगे तो हम वहाँ पे आपके छोड़ देंगे। तो अब भी रैन बसेरा इनको रेस्क्यू करने के लिए तैयार है, क्योंकि अभी मैंने आपकी लाइव में देखा तो वो कह रहे थे जो कठुए वाले, सॉरी सर उनका पता तो है नहीं मुझे, अनूप बलोरिया साहब जी। हाँ बलोरिया साहब जी, कि अभी ये ठीक है कि अपना रहन सहन, अपना खाना पीना सब ये खुद ही कर रहे हैं। जी जी। तो सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इनको रेस्क्यू करने के लिए रेडी है। कभी भी आप इनको लेकर हमारे रैन बसेरा में आ सकते हैं, इनका मोस्ट वेलकम है रैन बसेरा में। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर रैन बसेरा नहीं होता तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करता, मैं कहाँ जाता, किस दरवाजे को खटखटाता, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बड़े लिमिटेड हैं। ये बदकिस्मती है हमारी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर हम इन्हीं लोगों के लिए बैठे हुए हैं। हमने आपको पहले भी बोला था सर, कोई ऐसी स्टोरी होगी जो होमलेस होगा तो हम उनके लिए रेडी हैं, 24 घंटे रेडी हैं, कभी भी। शुक्रिया मोना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एश्योरेंस दे दी। तो हम कोशिश करेंगे कि कल ही उसको हम रेस्क्यू करवा लें वहाँ से रेस्क्यू तो नहीं बोल सकते, उनको वहाँ से शिफ्ट करवा लें। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। ये मोना जी थी। अब एक और सवाल, मुझे पता है काफ़ी लोग सामने आ जाएंगे। मुझे याद है सुकेतर से जब मैंने उसको रेस्क्यू किया था, अभी मेरी खबर चल ही रही थी, अभी शायद लाइव चल रहा था वो, तो मुझे कॉल्स आने शुरू हो गए थे, जनाब कहाँ आना है, कहाँ से उठाना है, कहाँ शिफ्ट करना है, हम आ सकते हैं। एक महिला ने भी फ़ोन किया था
और तब वो लड़का राहिल ने कहा था कि मैं एक घर में कुछ सामान देने जा रहा हूँ, किसी की मदद करने जा रहा हूँ, मैं उसी रास्ते में हूँ, मैं बिल्कुल पास हूँ, मैं आ जाता हूँ। मैंने कहा था ठीक है, आप सबसे पास हो, आप आ जाओ। वो वहाँ पे आया था और उसने वहाँ से अपनी गाड़ी में डालकर उसको कठुआ पहुँचाया था लाइफलाइन सेंटर, रिहैब सेंटर में, जो अनूप बलोरिया साहब रन करते हैं। अब उन्होंने अपना काम ख़त्म कर दिया। अब जनाब कठुआ से लाइफलाइन सेंटर से कल, शायद कल ही हो जाए अगर पॉसिबल हुआ, कल उनको वहाँ से लेकर रैन बसेरा आना है जम्मू में। अगर कोई सामने नहीं आएगा, मुझे पता है आप कोई ना कोई आ जाएगा, आप कोई ना कोई ये सेवा ले लोगे कि उसको बॉबी इंसान नाम रखा है अनूप बलोरिया साहब ने, उसका, उस इंसानी ज़िंदगी को कठुआ लाइफलाइन सेंटर, रिहैब सेंटर से, ये काली बड़ी से अंदर रोड जाता है, नहर के बिल्कुल साथ है, वहाँ से वहाँ से लेकर उनको जम्मू में लाना है, रैन बसेरा में। आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा मुझे। अगर ये कल हो जाए तो ये अच्छा रहेगा। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।